बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का तीसरा अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, फिर से याद करें। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है कै रैयत, ख है महाल, ग है निज और यहाँ पर है फिर रैयती। ठीक है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं, फर्स्ट है ग्राम समूह, सेकंड है किसान और थर्ड है रैयतों की जमीन पर खेती और चौथा है यहाँ पर बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। ठीक है। तो इन सबको आपने मिलान करना है बच्चों, इनके जोड़े बनाने हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे आइए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, रैयत के साथ लिखेंगे किसान, ठीक है, और महाल के साथ लिखेंगे ग्राम समूह और निज के साथ लिखेंगे बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती और रैयती के साथ लिखेंगे रैयतों की जमीन पर खेती। और आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, फिर आता आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को और यहाँ पर है फिर आपके लिए रिक्त स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों नील। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे नील, खाली स्थान को आप नील लिखकर भर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर है दूसरा ख, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग और यहाँ पर फिर आपको लिखना होगा के कारण बढ़ने लगी। तो किसके कारण बढ़ने लगी बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं औद्योगिकीकरण। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे औद्योगिकीकरण। ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला है आपका ग और यहाँ पर आपके लिए रिक्त स्थान दे रखा है कि खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। तो किसकी खोज से, तो आप लिख सकते हैं बच्चों कृत्रिम रंग, यहाँ पर लिखेंगे आप कृत्रिम रंग। ठीक है, खाली स्थान पर यहाँ पर कृत्रिम रंग लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद बच्चों आगे आपका घ, चंपारण आंदोलन और यहाँ पर आपको लिखना होगा के खिलाफ था। किसके खिलाफ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों जो रिक्त स्थान आपका, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नील बागान मालिकों के खिलाफ था। ठीक है। और आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर है आपके लिए, आइए विचार करें। और यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में बच्चों आप लिख सकते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है। और यहाँ पर आप हेडिंग डालकर लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित थे। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों, नंबर 1, राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे चौथा, किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। ये अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद फिर शुरू होता है आपका चौथा प्रश्न, महालवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो आपको लिखना होगा कैसे अलग थी बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, महालवारी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी द्वारा 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू की गई थी। यह व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले निम्नलिखित अर्थों में अलग थी। और पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, स्थायी बंदोबस्त में सभी प्रकार के खेतों पर राजस्व की एक समान दर थी, लेकिन महालवारी व्यवस्था के अंतर्गत खेतों की उपजाऊ शक्ति, आकार तथा उनके मालिकों के रीति रिवाजों के दर्जे के हिसाब से राजस्व की दर अलग अलग थी। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व की दर अस्थायी रूप से तय थी, जबकि महालवारी व्यवस्था में राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी के पास जमा कराने का जिम्मा जमींदारी की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न है,
राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताइए। उत्तर में लिखेंगे मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएं और हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखें। नंबर 1, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता आपका छठा प्रश्न है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो क्यों कतरा रहे थे बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर लिखेंगे रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आता है फिर आपका 7वां प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? जानते हैं आप बच्चों नील के उत्पादन के बारे में? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे बंगाल में नील के उत्पादन के धराशायी होने की परिस्थितियां और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें बच्चों। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 3, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट आपके लिए, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? किस प्रकार से बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? आप उत्तर में अच्छे से लिखे बच्चों, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके लिए, आइए करके देखें। ठीक है बच्चों। और फिर 8वां प्रश्न यहाँ पर, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, गांधी जी ने नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था। आई बात समझ में? अगला लिखेंगे तीसरा पॉइंट बच्चों, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपके 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर फिर है 9वां प्रश्न, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं और क्या फर्क थे। उत्तर लिखेंगे, चाय या कॉफ़ी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन की समानताएं व अंतर और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पॉइंट बनाकर लिखेंगे। नंबर 1, चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंध के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, चाय या कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था। अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 3, चाय या कॉफ़ी बागानों से मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। ठीक है बच्चों।
तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।